फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल का पार्ट नंबर 2। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो है 26 से 50 तक। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है E.P. ओडम, ऑप्शन बी है E. हैकेल, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है P. हैगेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा E. हैकेल। ये हैकेल महोदय ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने 1869 ईस्वी में किया था। या 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द इन्होंने दिया था, ई हैकेल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है सेंट हिलेयर आइसोडोर जोफरी द्वारा, ऑप्शन बी है सेंट जॉर्ज जैक्सन मिबार्ट द्वारा, ऑप्शन सी है E.P. ओडम द्वारा या ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल द्वारा जो है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पारिस्थितिकी निकेत किसका संकेत करता है। पारिस्थितिकी निकेत के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका, ऑप्शन सी है मनुष्य तथा पौधे की अंतःनिर्भरता व ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका को बताता है पारिस्थितिकी निकेत। निकेत ऐसे आलय इसको कहा जाता है, आलय भी कह सकते हैं। तो उसमें जीव की कार्यात्मक भूमिका बताता है कि उसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है उसकी पारिस्थितिकी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, ऑप्शन बी है संपूर्ण जैव मंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन सी है उसका एक स्थानिक घटक है और ऑप्शन डी है यह एक संवृत तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा कि यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैव मंडल का एक पारिस्थितिकी तंत्र, संपूर्ण जैव मंडल भी यदि लिया जाए तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। उसका एक स्थानिक घटक भी है जो ये है कि यह संवृत यानी बंद तंत्र बता रहा है, तो ये गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र एक संवृत तंत्र नहीं बल्कि ये खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है अजैविक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों का, ऑप्शन बी है किसी देश की अर्थव्यवस्था का, या ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रदूषण का और ऑप्शन डी है सूक्ष्म जीव जंतुओं का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन किया जाता है अजैविक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों का, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक व अजैविक। तो जैविक और अजैविक दोनों यही दोनों तत्व अपने पर्यावरण में पारस्परिक संबंध स्थापित करके रहते हैं, उसी से हमारे पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत यही अजैविक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संक्रमिका या इकोटोन, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी है प्लवक जीव व ऑप्शन डी है तरणक जलचर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमिका या इकोटोन कहा जाता है। जैसे दो हो गया, पादप समुदाय हो गए दो तरह के, तो यहाँ पे तो एक प्रकार की उनकी विशेषता मिलेगी और जो इधर आंतरिक भागों में होंगे इनकी विशेषता अलग होगी। लेकिन जो दोनों सटे भाग हैं, दोनों की सीमाएं सटी हैं, जो दोनों मिले हुए भाग हैं, तो इसमें जो जीव होते हैं इसमें इस एक समुदाय की भी विशेषता देखने को मिलेगी और ये जो दूसरा समुदाय इसकी भी, दोनों की मिक्स या कहेंगे सम्मिलित विशेषताएं देखने को इस जो क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं उनमें मिलेंगी। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं संक्रमिका। संक्रमिका कहलाता है ये क्षेत्र इकोटोन। इस तरह से भी संक्रमिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों क्षेत्रों का इसमें संक्रमण, इसका भी संक्रमण है, इसका दोनों का इसमें मिक्सअप है, तो इसलिए इसे संक्रमिका या इकोटोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तत्व स्थल हॉटस्पॉट नहीं है? इसमें से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है या हॉटस्पॉट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं सुंडालैंड, ऑप्शन बी है मध्य चिली, ऑप्शन सी है साइबेरिया व ऑप्शन डी है कैरेबियन द्वीप समूह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइबेरिया। साइबेरिया एक हॉटस्पॉट नहीं है। साइबेरिया को देखा जाए तो ये जो है ये बिल्कुल उच्च अक्षांशों में देखने को मिलता है, तो ये एक हॉटस्पॉट की श्रेणी से नहीं है। हमें हॉटस्पॉट सुंडालैंड, मध्य चिली व कैरेबियन द्वीप समूह देखने को मिलता है। हॉटस्पॉट जो होता है ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हमें प्रजातीय विविधता अधिक देखने को मिलती है और प्रजातीय विविधता हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, आर्द्र क्षेत्रों में ही अधिक देखने को मिलती है। तो जो है साइबेरिया में ऐसी दशाएं नहीं मिलती हैं जहाँ पे कि प्रजातीय विविधता बहुत अधिक मिले, इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और हॉटस्पॉट हो गया वह क्षेत्र जहाँ पे हमें प्रजातीय विविधता अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक सूची में दिया है संकल्पना और सूची 2 में दिया है प्रतिपादक। देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया परिस्थितिकी नीचे, ऑप्शन बी है गहन परिस्थितिकी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी व ऑप्शन डी है परिस्थितिकी। तो इसमें जो परिस्थितिकी शब्दावली दिया गया है ई हैकल द्वारा, और जो परिस्थितिकी नीचे है ये संकल्पना दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएंगे जे ग्रीनेल, यहाँ पे ग्रीनेल हो जाएगा, ग्रीनेल ने दिया है, ग्रीनेल महोदय द्वारा दिया गया है परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना। यदि गहन परिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी की बात करें तो डीप इकोलॉजी जो दिया गया ये दिया गया है अर्नेस्ट द्वारा दिया गया है। अर्नेस्ट जो इथोलॉजी है ये कंसेप्ट दिया गया है IG सेंट हिलेयर द्वारा। तो ये इसका सही मिलान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है। ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, ऑप्शन बी है जीव जंतुओं का नवीन प्रजातियों का विकास, ऑप्शन सी है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित तभी रखा जा सकता है जब वहाँ पे जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाए, जैव विविधता बनी रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 देखते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला पारिस्थितिकी वैज्ञानिक निम्न में से कौन है? किसने जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है तांसले, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन सी है मैल्कम फ्रेशर व ऑप्शन डी है E.O. विल्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ऑप्शन डी E.O. विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कि झील एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, कारण है कि यह सीमित आकार का जलाशय है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कि ए और दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या है। ये तो सही है कि झील एक पारिस्थितिकीय तंत्र है, और ये भी सही है कि यह सीमित आकार का जलाशय है, असीमित नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा तो निश्चित होती है झील की।
या एक निश्चित क्षेत्र में होता है, तो दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या नहीं सही है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। ए और आर दोनों सत्य है बट व्याख्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी है सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी है वन भूमि पारिस्थितिकी तंत्र व ऑप्शन डी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। सस्य मतलब फसल से हो जाएगा, कृषि भूमि जो होता है, सस्य यानी जहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे जो जिस तंत्र का निर्माण होता है वो उस पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है। तो जो सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे ये हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है ट्रिवार्था, ऑप्शन सी है लिनियस व ऑप्शन डी है बर्नार्डस्की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बर्नार्डस्की ने जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य और कितने लक्ष्य टारगेट शामिल है? ऑप्शन ए है 17 उद्देश्य 132 लक्ष्य, ऑप्शन बी है 17 उद्देश्य व 169 लक्ष्य, ऑप्शन सी है 15 उद्देश्य व 123 लक्ष्य व ऑप्शन डी है 10 उद्देश्य और 115 लक्ष्य। तो जो सतत विकास लक्ष्य में शामिल किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 17 उद्देश्य व 169 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 के जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। दूसरा है कि भारत में परियोजना टाइगर, ये प्रोजेक्ट जो टाइगर आया था वो 1973 में आया था, प्रवर्तित किया गया था इसको। ऑप्शन 3 है कि बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें जो सत्य कथन पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तीनों बातें जो कही गई हैं तीनों सही हैं। 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था, बायोडायवर्सिटी ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, वो बाघ परियोजना आई थी बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ये निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या सांस्कृतिक पारितंत्र, और ऑप्शन बी है सांस्कृतिक अभिसरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक प्रसरण और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक भट्टी तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परितंत्र। सांस्कृतिक परितंत्र कहा जाता है, यानी इसमें सांस्कृतिक समूहों और उन समूहों के प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको व्यक्त करता है सांस्कृतिक परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 42, पारिस्थितिकी मंडल वो पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए है हचिंसन, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है दासमैन व ऑप्शन डी है लिनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हचिंसन। हचिंसन द्वारा दिया गया था ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, भूगोल मानव परिस्थिति के रूप में किस संकल्पना प्रतिपादित की? यानी भूगोल मानव परिस्थिति के रूप में है, ये संकल्पना किसके द्वारा दी गई है देख लेते हैं। ऑप्शन ए डी विटलसी, ऑप्शन बी है आर ए डिकिंसन ने, ऑप्शन सी है जे योनेकोरा, ऑप्शन डी है एच एच बैरोज ने। तो जो मानव परिस्थिति या ह्यूमन इकोलॉजी के जो कंसेप्ट दिया ये दिया था एच एच बैरोज महोदय ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऑप्शन बी है ऊर्जा के निवेश या निर्गमन में संतुलन, ऑप्शन सी है विभिन्न
जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता। व ऑप्शन डी है मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। यह पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है। यानी जैसे भी मानव जनसंख्या की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तो मानव जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होगा, और जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ता जाएगा उस तरह से हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर दबाव बढ़ेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र तहस नहस होगी। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी है कटक और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल कोई नदी पर नहीं बसा है। जो अहमदाबाद है ये बसा है साबरमती नदी पे। गोरखपुर जानते हैं राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो कटक है ये है महानदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन एक भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, ऑप्शन सी है सुंदरबन प्रदेश व ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट प्रदेश। तो जो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में शामिल नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरबन प्रदेश। बाकी जो हिमालय है, उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है, इसके साथ साथ जो पश्चिमी घाट है ये हॉटस्पॉट में शामिल है, भारतीय हॉटस्पॉट क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद इसे देखना है किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, ऑप्शन ए है वैश्विक उष्मीकरण, ऑप्शन बी है ओजोन निःशोषण, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण से व ऑप्शन डी है जल प्रदूषण संबंधित है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संरक्षण से संबंधित है। तो ओजोन निःशोषण यानी ओजोन परत के संरक्षण से है। उसके लिए कानून और नियम कानून बनाता है कि बहुत ऐसी विषैली गैसों के उत्सर्जन पर देशों पर रोक लगाता है जिससे कि ओजोन परत का क्षरण ना हो या बहुत कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय कर्मता नीचे से संबंधित है? ऑप्शन ए है न्यूनतम बल का नियम, ऑप्शन बी है एकरूपतावाद का नियम, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम वो ऑप्शन डी है इकोसॉफी का सिद्धांत। तो जो पारिस्थितिकी नीचे है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पारिस्थितिकी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है व्यक्तिक जातियों का उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन, ऑप्शन बी है यह जीव समुदाय के जटिल अंतर संबंध का अध्ययन है, ऑप्शन सी है यह अनिवार्यतः आवास पारिस्थितिकी है, ऑप्शन डी है यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यह व्यक्तिक जातियों का उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन है। जो समपारिस्थितिकी है यह एक सामुदायिक पारिस्थितिकी के रूप में इसे जाना जाता है। यह पारिस्थितिकी का एक उपक्षेत्र है, यानी जो समपारिस्थितिकी है यह पारिस्थितिकी का एक उपक्षेत्र है जो एक जैविक समुदाय के भीतर विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये अंतःक्रिया समग्र रूप से जो सामुदायिक संरचना होती है, समुदाय की संरचना और कार्य को भी प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक जातियों को उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये पूछ रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं जो हैं, ऑप्शन ए है पशु एवं पादप, ऑप्शन बी है वृक्ष तथा खरपतवार, ऑप्शन सी है मेंढक तथा मानव और ऑप्शन डी है अजीव तथा जीव।
तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको इसको आंसर आ रहा होगा, पता होगा कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक कौन-कौन से हैं। ये हम जानते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक व अजैविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीव तथा जीव। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।